महोदय डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा जी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय जिला संचालक एवं स्वदेशी जागरण मंच के जमुई जिले के प्रथम संयोजक श्री प्रभात कुमार भगत जी, पुराने मित्र नलिन जी, प्रांत के सह संयोजक मुरारी झा जी, कार्यक्रम के संचालक मित्रवर अनिल शाह जी, पटना महानगर संयोजक त्रियोगी तिवारी जी, सह संयोजक द्वय अजय जी और संदीप जी, यहाँ उपस्थित माता भगिनी, सभी बंधु, मेरे पुराने सभी सहकारी कार्यकर्ता एवं प्रचार माध्यमों के मित्रगण, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत समय के बाद मेरा जमुई आना हुआ, लेकिन मैं खोलू में अब इतने सारे लोग पहले बोल चुके हैं कि आप लोग कितनी देर और सुनेंगे। ये मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है। अभी मैंने पूछा कि कार्यक्रम कितने बजे समाप्त होगा, बोले कि 2 बजे तक कहना है। आप लोगों में धैर्य है क्या इतनी देर सुनने का? नहीं है ना? कितनी देर सुनना चाहते? 5 मिनट 7 मिनट नहीं ना? वो कह रहे हैं 5 मिनट। आप जाइए ना, आपको रोक कौन रहा? मेरा सुनना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप पत्रकार है ना? नहीं, आप जाइए, बाकी लोग सुनेंगे ना। आप जाइए ना, आपको बहुत काम करता है। हमारे लिए आप अच्छा मत करेंगे। मित्रों, भारतवर्ष कैसा था और भारतवर्ष को हम कैसा बनाना चाहते हैं, इसके बारे में आप सब लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। उसका एक विनम्र प्रयत्न रहेगा मेरा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक समय कहा कि इतिहास भी यह साहस नहीं करता है भारत के अतीत के उन गहरे गहराइयों में प्रवेश करने का, जिसकी गौरव गाथा पूरी दुनिया गाती है। इतना महान था भारत, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में ऐसे आज भी हम सोने की चिड़िया है। केवल अतीत का भारतवर्ष नहीं, हमारे देश में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री को, मैं नाम नहीं लूंगा, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना। बड़ी चर्चा हुई, मैं इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति और ये भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना है तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची जाएगी। उनका नाम था पूरी दुनिया में बहुत जाएगा। जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तब तक ये नई सरकार आ चुकी थी, तो इस सरकार ने उनकी सेवा को भी नहीं, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर पद का छोड़ करके चले गए और इस सरकार की बड़ी आलोचना की। इसकी नीतियों की, आर्थिक से ज्यादा सांप्रदायिक विषयों को लेकर के बड़ी आलोचना। अभी 15 दिन पहले उसी व्यक्ति ने दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में उनका एक लेख छपा है। उस लेख में क्या कहते हैं, तो बड़ी आलोचना कर रहे थे इस सरकार की
उसी व्यक्ति का कांग्रेस पहले दुनिया के बड़े अखबारों में ये छपा, वो कहते हैं 14वीं सरकार आई नरेंद्र मोदी जी, बोले कि अगस्त 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उस समय अखबारों में एक खबर छप गई। खबर क्या थी? उस समय भारत सरकार के पास सरकार के पास 557 किलो सोने का रिजर्व। तो खबर छपी अगस्त के अंतिम 2013 में, आनंद शर्मा उसमें वाणिज्य मंत्री थे, उनके लिए खबर उनके नाम से छपी कि 557 किलो सोना में से 500 किलो सोना ये गिरवी रखना है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी खराब हो गई। अभी जब खबर छप गई अखबारों में तो बड़ी चर्चा होने लगी कि भाई देश का इतना बड़ा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है और देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब कैसे हो गई? जबकि उस समय के रक्षा मंत्री ए के एंटोनी भी यही कह रहे थे कि हमारे पास एक बुलेट खरीदने के लिए पैसा नहीं, हम कहां से राफेल खरीदेंगे, बुलेट खरीदने के लिए तो पैसा ही नहीं। तो जब ये खबर छप गई तो सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया। कहा बड़ी किरकिरी होगी कि 5 टन सोना गिरवी रख दिया। तो सोना गिरवी रखने के बजाय 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया और तब वो जाकर के 14 में नई सरकार आ गई। अब वही पूर्व गवर्नर लिख रहे हैं कि उस विद्वान अर्थशास्त्री के प्रधानमंत्री रहते हुए देश सोना गिरवी रख रहा था, पैसा नहीं था, 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। ये जब नई सरकार आई जिसकी हम लोगों ने बहुत आलोचना की, उस सरकार ने थोड़े ही समय में वो जो 557 किलो सोना था, 5 टन से ज्यादा थोड़ा, उसको 114 टन कर दिया गया। 5 टन से 114 टन थोड़े समय, और जो 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था वो भी वापस कर दिया और राफेल खरीद लिया और रूस से S-400 खरीद लिया। अभी सारा पैसा कहां से आ गया? पहले के प्रधानमंत्री और सरकार कह रही थी कि पैसा ही नहीं है देश के पास। ये सारा पैसा आ गया, सोना का रिजर्व बढ़ गया। और जून 2021 का अद्यतन रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, जून 2021 का लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी कि सोना का जो रिजर्व 5 टन से 114 टन किया था तो अभी 705 टन हो गया। यानी अभी भी भारत सोने की चिड़िया है, बल्कि अब तो शेर बन गया है सोने का। और हमारी माता बहनों के पास सोने के जितने आभूषण हैं उसे पूरी दुनिया को खरीदा जा सकता है, इतना सोना है इस देश के पास। तो केवल भारतवर्ष का अतीत ही सोने की चिड़िया नहीं था, भारतवर्ष का वर्तमान भी सोने का शेर है। इस देश में अनेक विदेशी लोग आए, कोई आक्रामक के नाते आया, कोई पर्यटक के नाते आया, कोई शिक्षार्थी के नाते आया, और इन सब लोगों ने इस देश के बारे में क्या वर्णन किया है, ये कैसा था देश। कोई मेगास्थनीज आया, कोई फाहियान आया, कोई मेनसांग आया, और इन सब लोगों ने इस देश का जो वर्णन किया है लगभग 2,500-3 हजार साल पहले का से आज तक, इन सब लोगों ने एक ही बात कही है कि भारतवर्ष वैभव के शिखर पर चढ़ा हुआ था, वैभव के शिखर पर, पहाड़ पर बैठा हुआ था भारत।
इन सब लोगों ने वर्णन किया। प्राचीन भारत की बात छोड़ दीजिए, मध्यकाल में अल-बरूनी नाम का एक व्यक्ति आया इस देश में, मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आया था। उसने अपने संस्मरण लिखे, प्रकाशित अल-बरूनी के संस्मरण। इस देश में पूरा देश को आने के बाद घूमता है और घूमने के बाद वो लिखता है कि भाई मैं दुनिया के बहुत देशों में गया हूं, लेकिन जब इस देश में आया और इसको पूरा घूमा मैं, तो मैंने देखा गजब देश है, प्रकृति ने कितनी समृद्धि की है इस देश में, कितना वैभव किया है। दुनिया में कोई देश वैभव और समृद्धि के मामले में भारतवर्ष जैसा नहीं। और अल-बरूनी लिखता है कि केवल वैभव और समृद्धि नहीं, मेधा के बारे में, कि भारतीय लोगों की जितनी बुद्धि है, जितनी मेधा है, जितनी प्रज्ञा है, वो दुनिया के अन्य किसी व्यक्ति में नहीं। लेकिन वो फिर पूछता है कि इतनी समृद्धि, इतनी मेधा, इतनी प्रतिभा, इसके होने के बावजूद ये देश बार बार आक्रमणों का शिकार कैसे बनता है? तो वो लिखता है कि मेधा तो है, समृद्धि तो है, लेकिन एक चीज, कौन है हमारा शत्रु, कौन है हमारा मित्र, इसको पहचानने के भाव का अभाव। हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन है हमारा मित्र, कौन है हमारा शत्रु। और इसी भाव के अभाव के कारण ये देश बार बार आक्रमणों का शिकार है। लेकिन वैभव के बारे में उस अल-बरूनी ने भी लिखा कि दुनिया में कोई देश, रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप सब लोगों ने सुना। आज ब्रिटेन उस व्यक्ति को अपने राष्ट्र पुरुष के नाते पूजता है, लेकिन ये कौन था रॉबर्ट क्लाइव? उनमें से बहुत लोग नहीं जानते कि रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन का बहुत बड़ा गुंडा था। इतना बड़ा गुंडा था कि वह चोरी करता था, डकैतियां करता था, बहनों के साथ छेड़छाड़ करता था, और इसके कारण ब्रिटेन के समाज में उसको अपने देश से बाहर निकाला, उसको देश से निष्कासन की सजा हुई। और जब वो निकला तो उसमें यात्रा और व्यापार का मार्ग समुद्र हुआ करता था, तो समुद्र में नाव पर चढ़ करके डकैतियां डालने लगा, जहाज लूटने लगा, नाव लूटने लगा। और इस क्रम में दुनिया के बहुत सारे देशों को घूमा और घूमते घूमते अंत में भारतवर्ष हिंदुस्तान आ गया। और हिंदुस्तान में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप सब लोग जानते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था राज, तो उसकी सेना में भर्ती हो गया। बदमाश गुंडा तो था ही, लड़ाका तो था ही, तो सेना में भर्ती हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। और भर्ती होने के बाद वो पूरा देश उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हिंदुस्तान में घूमा। और घूमने के बाद बहुत सारा माल भी कमाया, भ्रष्टाचार किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और उसने भी अपनी जीवनी लिखी, कहा कि कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं होगा जहां रॉबर्ट क्लाइव गया। लेकिन जब हिंदुस्तान में आया तो मेरी आंखें फटी रह गई। अरे भगवान किसी देश को इतनी दौलत देता है जितना ईश्वर ने इस देश को दौलत दिया है। तो लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, मेरी आंखें फटी रह गई, इतना दौलत इस देश को। नौकरी करने के बाद वो पैसा सारा कमाया, फिर इस्तीफा करके वो लौट गया ब्रिटेन। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊपर मुकदमा दर्ज किया, कहा कि बहुत पैसा लूट के ले गया है हमारा। जब जज के सामने केस चला तो रॉबर्ट क्लाइव खुद हाजिर हुआ जज के सामने और कहा कि जज साहब, ये बहुत ट्रिवियल मैटर है,
इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत ट्रिवियल है, बहुत छोटा है, कुछ विषय है। बोला कि आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जाते तब थे। Streams of gold and silver were flowing in India. I have taken just two spoon of gold. मैंने कहा कि सोने और चांदी के सरोवर बह रहे हैं भारतवर्ष में। मैंने तो एक चम्मच निकाल लिया हाथ से। इतने छोटे विषय पर मुझको मुकदमा दर्ज किया जा रहा। आप कभी गए नहीं हिंदुस्तान में, आप जानते नहीं हिंदुस्तान। ये वर्णन क्या रॉबर्ट क्लाइव, और वो रॉबर्ट क्लाइव कब था? आज से 250-300 साल पहले का। कोई प्राचीन भारत नहीं, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत नहीं, 250-300 साल पहले का इतना महान भारत। इस देश में जब अंग्रेज लोग आए तो इस देश का उन्होंने अध्ययन किया। ऐसे कई अध्ययन आज प्रकाशित रूप में उपलब्ध है। थॉमस मुनरो नाम का एक अंग्रेज था, उसने मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्ययन किया था। आज जैसे स्टेट राज्य होते हैं ना, बिहार, बंगाल, पंजाब, उस समय एक प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, ऐसी प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तो थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी, आज तो चेन्नई नाम हो गया ना, पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो थॉमस मुनरो ने उसका अध्ययन किया, उसकी रिपोर्ट पब्लिश हो गई। स्मिथ नाम का एक अंग्रेज था, उसने बंगाल प्रेसिडेंसी, जो आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और कुछ उत्तर पूर्व के हिस्से, ये सब बंगाल प्रेसिडेंसी में इसका अध्ययन किया स्मिथ ने। और उस समय की पंजाब प्रेसिडेंसी, जो पूरा हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली ये सारा हिस्सा आता था, उसका लाइटनर नामक एक अंग्रेज ने अध्ययन किया, उसकी भी रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये सारे अध्ययन बता रहे हैं कि जब अंग्रेज इस देश में आए, यानी 200 साल, 250 साल, 300 साल पहले का भारत, तो कैसा भारत? बहुत बड़ा महान भारत, समृद्धशाली भारत। थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी का एक चेंगलपुट जिला है, उस चेंगलपुट जिले का वर्णन किया। आप सब लोगों को पता है आज इस देश में धान का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन कितना है? कोई बता सकते हैं? आज इस देश में विज्ञान और तकनीक की इतनी प्रगति के बावजूद धान की जो औसत उत्पादन है प्रति हेक्टेयर, वो 2.5 से 3 टन। बहुत फर्टिलाइजर, बहुत केमिकल, बहुत पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं। उत्पादन 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर। और थॉमस मुनरो कहता है कि उस 17वीं-18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज इस देश में आए थे, चेंगलपुट जिले में धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना था? न खाद का इस्तेमाल था, न केमिकल फर्टिलाइजर्स, न पेस्टिसाइड्स, न कुछ। उस समय औसत उत्पादन धान का प्रति हेक्टेयर 6 टन था, और कहीं कहीं तो 8 टन तक उत्पादन मिल रहा था प्रति हेक्टेयर। ये वो भारत था आज से 250-300 साल पहले का, वो प्राचीन अतीत वाला भारत नहीं। हमारा ये मुर्शिदाबाद, जो आज बंगाल का एक जिला केंद्र है ना, आजकल कई कारणों से बहुत चर्चित है, वो मुर्शिदाबाद लिखता है स्मिथ, जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्ययन किया। कहा कि आज का मुर्शिदाबाद, अरे इतना बड़ा केंद्र है कि हमारे आज के लंदन से वैभव में कई गुना अधिक है। यानी हमारा छोटा सा जिला का केंद्र मुर्शिदाबाद उस समय के ब्रिटेन की राजधानी लंदन से समृद्धि में कई गुना अधिक। स्मिथ लिखता है कि 17वीं-18वीं शताब्दी का भारतवर्ष एक ऐसा विशाल गड्ढा है जिसमें दुनिया भर से हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात आकर के उस गड्ढे में गिर रहे हैं, और उस गड्ढे से निकल
ये था हमारी समझ। हम एक विद्यालय में बैठे हुए हैं, कहते साक्षरता हमारी बहुत कम है इस देश में। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए तो 14% साक्षरता थी इस देश में। लेकिन जिस पंजाब प्रेसिडेंसी का अध्ययन किया है लाइटनर, उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई, वो कहता है कि जब अंग्रेज इस देश में आए तो पंजाब में लिटरेसी रेट कितनी थी, साक्षरता दर कितनी थी, तो कहता 98%। 98% साक्षरता की दर थी पंजाब प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेज इस देश में आए। बंगाल में थी 93%। और थॉमस मुनरो कहता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां विद्यालय नहीं थे और उस विद्यालय के सारे शिक्षक अनुसूचित जाति के लोग। ये थॉमस मुनरो लिखा। और आज हमको पढ़ाया जाता है कि शिक्षा पर अधिकार तो समाज के विशेष वर्ग का था। और थॉमस मुनरो इस देश का कोई व्यक्ति तो नहीं था, वो तो अंग्रेज था ना। और उसने लिखा कि मद्रास प्रेसिडेंसी का कोई गांव नहीं जहां विद्यालय नहीं हो और उसके सारे आचार्य अनुसूचित जाति के हो और विद्यार्थी भी सारे वर्गों से लोग आते थे। ये स्थिति जिस समय अंग्रेज इस देश में आए, अंग्रेजों ने हमारी सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। मैकाले का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भाषण होता है। उस भाषण में वो कहता है कि ऐ अंग्रेज लोगों, मेरी बात को साफ साफ सुनो। अगर हिंदुस्तान के ऊपर शासन करना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को नष्ट करना। अगर वहां की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट नहीं करोगे तो तुम लंबे समय तक हिंदुस्तान पर शासन नहीं कर सकते। और तब उसने एक शिक्षा व्यवस्था लागू की जो मैकाले के नाम पर आज भी चल रही है। और वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही, हमारे सारे विद्यालय नष्ट हो गए। और जब अंग्रेज इस देश को छोड़ करके गए तो 1947 में 98% साक्षरता वाला देश, उसकी साक्षरता दर 14% रही। 1947 में 14% ही हमारी साक्षरता दर, जबकि इस देश में अंग्रेज के आने के समय 98%। ये दिया अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति के साथ। और वैभव समृद्धि, अमेरिका से एक पत्रिका निकलती, उसका नाम है टाइम। आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है दुनिया की टाइम। 1996 में विलियम डैलिम्बल नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है दुनिया में, अमेरिकन विद्वान। उसने कुछ लेख दिए। उस लेख में लिखा कि भारतवर्ष का अतीत बहुत समृद्ध रहा। ये 1996 में। बाद में उसी टाइम पत्रिका में 1998 में एक दूसरा अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल बेरॉच नाम था उसका। वो पॉल बेरॉच लिखता है कि भारतवर्ष में अतीत में जितना समृद्ध था भारतवर्ष, दुनिया का कोई देश नहीं। अब इस लेख को लेकर के, पॉल बेरॉच के लेख को लेकर के दुनिया के धनी देशों में भी बड़ी चर्चा हुई। OECD का नाम सुना है आप सब लोग? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दुनिया के बड़े देशों का एक संगठन, धनी देशों का OECD में सब चर्चा कि पॉल बेरॉच ने इस प्रकार का लेख लिखा तो लोगों की सहमति नहीं बनी। लोग ये मानने से तैयार नहीं थे कि भारतवर्ष इतना समृद्ध देश रहा होगा। तो एक ब्रिटेन का अर्थशास्त्री, उसका नाम एंगस मैडिसन, उसको यह जिम्मेवारी दी गई कि आप इस पूरे विषय का अध्ययन करिए और फिर हम लोगों को एक रिपोर्ट दीजिए कि क्या इसमें सच्चाई है क्या। तो लगभग 4-5 वर्षों तक एंगस मैडिसन ने पूरा अध्ययन किया, दुनिया के अर्थशास्त्र का पूरा अध्ययन किया। और 2004 में
उसने किताब में द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव, ये 2004 में एंगस मेडिसन ने किताब दी। दुनिया भर का आर्थिक इतिहास है ईस्वी सन 1 से लेकर अभी तक। उसको क्या लिखता है? एंगस मेडिसन लिखता है, आप जा सकते हैं भाई साहब, आपको देर हो रही होगी। एंगस मेडिसन लिखता है कि 1500 ईस्वी तक जो वर्ल्ड जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी है, उसमें भारतवर्ष का योगदान 46%, 46% तक था। यानी दुनिया की जो पूरी जीडीपी है उसमें केवल भारतवर्ष अकेला ऐसा देश था जिसकी हिस्सेदारी आधी थी, 46%, यानी लगभग आधी। ये 1500 ईस्वी तक, ईस्वी सन 1 से लेकर के पूरे 1500 साल तक लगा था। ये एंगस मेडिसन लिखा, एक विदेशी अर्थशास्त्री, और लिखा कि उसके बाद भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, यानी लगभग 1820-25 तक, ये घटते घटते भी, अंग्रेज के आने के बाद घटते घटते भी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये 23% हिस्सेदारी थी, यानी लगभग 1/4 अकेले भारतवर्ष। ये घटी थी कैसे? कि अंग्रेज लोग इतने षड्यंत्रकारी जाति वाले थे कि हमारे देश को लूट लिया है, हमारे कारीगरों के अंगूठे काटे गए, कला कौशल ध्वस्त किया गया। आप सब लोगों ने सुना होगा भारतवर्ष में रेशम का इतना महीन कपड़ा बनता था कि पूरी अंगूठी से खान काट कर जाता था, इतना महीन रेशम का कपड़ा बनता। और ये हाथ से बुनते थे हमारे कारीगर, मशीन से नहीं। उन कारीगरों के अंगूठे काट डाले अंग्रेजों ने। एक कथा है, एक अरब देश में वहां के बादशाह की बेटी भारतीय रेशम की साड़ी पहन करके एक दिन राज दरबार में चली। राजा बैठा हुआ था, दरबारी बैठे हुए, सारे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी। राजा ने कहा कि अरे बदजात, तुमको शर्म नहीं आई कि तुम नंगी होकर के राजा की बेटी, बादशाह की बेटी होकर के नंगी होकर के राज दरबार में आ गई हो? तो वो बेटी क्या कहती है, अब्बाजान मैं नंगी नहीं हूं, मैंने 7 तह करके भारतीय रेशम की साड़ी पहनी है, 7 तह, और तब लोगों को लग रहा था कि वो नंगी। कितनी महीन, कितनी पतली वो रेशम की साड़ी रखी होगी, और अपने हाथों से हमारे देश के कारीगर उसको ढूंढते थे। वो सारा तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने। और जो हमारी हिस्सेदारी 46% थी 1500 वर्षों तक, और उसके आने वाले वर्षों में भी 1/4 थी। जब ये देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी हिस्सेदारी रह गई 2%। ये हाल किया अंग्रेजों ने। और 15 अगस्त 1947 को मित्रों, ये देश जब दुनिया के क्षितिज पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते खड़ा होता है, तो एक अवसर आया कि यह देश फिर से अपनी एक नई यात्रा आरंभ करे। परंतु यह देश का दुर्भाग्य रहा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में शासन सूत्र गया जो व्यक्ति भारतवर्ष की मिट्टी में रचा बसा व्यक्ति है। तो व्यक्ति भारतवर्ष को जानता नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम सुना था, तो भारतवर्ष को खोज रहा था, वो जानता नहीं था कि भारतवर्ष कैसा है। लेकिन शासन सूत्र उस व्यक्ति के हाथ में। 15 अगस्त 1947 को भी जब भारतवर्ष आजाद हुआ एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते, तो दुनिया के हम कर्जदार हैं। 2347 करोड़ का स्टर्लिंग बैलेंस लंदन के बैंक में था। लेकिन आपको पता है
1951 आते आते तक मात्र 3 वर्षों में उस व्यक्ति ने वो सारी पूंजी फूंक ताक करके बर्बाद कर दी और पहली बार 1951 में ये देश 33 करोड़ रुपए का कर्जदार हो। यानी जो काम इस देश में मुस्लिम आक्रांता लोग नहीं कर पाए, जो इस देश में अंग्रेज नहीं कर पाए, उसमें इस देश का पहला प्रधानमंत्री मात्र 3 वर्षों में कर दिया कि उसने 33 करोड़ रुपए का कर्जदार 1951 में पहली बार इस देश को बना। वो कैसा व्यक्ति था? भारतवर्ष से छीड़ थी उस व्यक्ति। जब वो पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, उसके पहले हैरो स्कूल में पढ़ते थे, तो कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए उन्होंने अपने पिताजी को टेलीग्राम किया। उसमें मोबाइल वगैरह तो नहीं था ना, टेलीग्राम था। कहा कि पिताजी, आई डोंट वांट टू रीड एट कैम्ब्रिज, आई वांट टू गो टू ऑक्सफोर्ड। पंडित मोतीलाल नेहरू को जब टेलीग्राम मिला तो एकदम से घबरा गए। क्या हुआ मेरा बेटा, पागल हो गया है क्या? भारतवर्ष के सभी बड़े लोगों के बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ना चाहता, ऑक्सफोर्ड जाना चाहता। तुरंत जैसे बैक टेलीग्राम किया। कहा कह रहे तुमको हुआ क्या है? इतने सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े लोगों के बच्चे कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं। उधर से फिर टेलीग्राम करता हुआ लौटा, कहता है यस, नाउ कैम्ब्रिज इज टू फुल ऑफ इंडियंस, दैट्स व्हाई आई वांट टू गो टू ऑक्सफोर्ड। कहा कि पिताजी आप ठीक कहते हैं, अब कैम्ब्रिज भारतीय बच्चों से भर गया, इसीलिए मैं ऑक्सफोर्ड जाना चाहता हूँ। यानी जो विद्यालय, जो कॉलेज भारतीय बच्चों से भर गया है, उसमें पंडित मोतीलाल नेहरू का बेटा पढ़ेगा। पिताजी आप क्या सोचते हैं? अरे अपने को इतना मत गिराइए, अब बहुत सारे बच्चे हो गए हैं कैम्ब्रिज में, इसीलिए तो मैं ऑक्सफोर्ड जाना चाहता हूँ। ये लिखता है अपने बाप को। इस प्रकार की सोच उस व्यक्ति, पूजनीय महात्मा गांधी जी ने 5 अक्टूबर 1945 को उस व्यक्ति को एक पत्र लिखा, 10-12 बेटा हो। 5 अक्टूबर 1945 को एक पत्र लिखा, कहा कि जवाहरलाल, मैं देख रहा हूं कि आजादी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आजादी के बाद का भारतवर्ष कैसा भारतवर्ष होगा, इसके बारे में तुम्हारे विचार जान दो और अपनी बात बताओ। तो उन्होंने लिखा, मेरा ये विचार है कि भारतवर्ष के गांव जब खड़े होंगे, यहाँ के खेत और खलिहानों में जब मुस्कान आएगी, भारतवर्ष के किसान जब उनके खेतों में फसलें लहलहाने लगेंगे, तो भारतवर्ष खड़ा हो जाएगा। 5 अक्टूबर 1945 के पत्र के जवाब में जवाहरलाल 12 अक्टूबर 1945 को बापू को एक पत्र लिखते हैं अपने पत्र में, बापू ध्यान से सुनिएगा, वो जवाहरलाल अपने पत्र में क्या लिखता है बापू को। जिस महात्मा जी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई चल रही है, देश के सर्वोच्च नेता पूजनीय महात्मा, उनको लिखता है वो व्यक्ति पत्र में, बापू आपने अपने पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें समझ से परे। मैंने पहले भी आपकी कुछ बातें सुनी थी, एक पुस्तक क्या पढ़ी थी मैंने, हिंदू स्वराज, उसमें वर्णित बातें भी मेरी समझ में नहीं आई, और आपके इस पत्र में लिखी हुई बातों को मैं इस योग्य भी नहीं समझता कि कांग्रेस की कार्य समिति उस पर विचार करे। यानी जो व्यक्ति देश का सर्वोच्च नेता था, जिसके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई चल रही थी, उनको वो व्यक्ति पत्र लिखता है कि आपके विचारों को मैं इस योग्य भी नहीं समझता कि कांग्रेस की कार्य समिति उस पर विचार करे। और उस पत्र में आगे वो लिखते हैं कि मेरा सुनिश्चित विचार है कि भारतवर्ष से जब बड़े बड़े नगर खड़े होंगे, जब बड़ी बड़ी बांधें बनेंगी, जब बड़े बड़े कारखाने खड़े होंगे, तो भारतवर्ष उठ खड़ा होगा। और इस गांव में रहने वाले लोग, मेरा यह निश्चित मानना है
इस गांव में रहने वाले लोग इतने निरक्षर, मूर्ख और हिंसक हैं कि उनके हाथों में सत्ता नहीं दी जा सकती। भारतवर्ष में भी 80% किसानों का, गांवों का देश है, और उसके बारे में वो व्यक्ति लिखता है कि इस देश के गांवों में रहने वाले लोग न केवल मूर्ख और निरक्षर हैं, वरन हिंसक प्रवृत्ति के, और व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस देश को कहां ले। मित्रों, ये उस भारतवर्ष की कहानी है जिसकी हम सजा भोग रहे हैं। खता लम्हों की सजा सदियों ने, जो जो गलतियां हुई थी उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन परिवर्तन का एक नया दौर आ रहा है। भारतवर्ष, आप सब लोगों ने भी सुना है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। दुनिया में भारतवर्ष से पराक्रम का झंडा लहरा रहा। कल तक जो टैरिफ की धमकियां दे रहा था, वो कल बोलता है सैटरडे, कल शनिवार को, कि मोदी दुनिया के महान प्रधानमंत्री। और ये छोटी मोटी बातें तो कुछ हो जाती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे, ये कल बोला है। जो भारतवर्ष इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा, अरे डेड इकोनॉमी तो तुम्हारी है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है, सबसे बड़ा कर्जदार देश है दुनिया। अगर आज दुनिया के बाकी देश अपनी संपत्ति को वहां से वापस ले लें, अपनी मुद्रा को, अपनी करेंसी को वापस ले लें, तो अमेरिका बैठ जाए। ऐसे भी अमेरिका बैठ रहा। आने वाले 5-7 वर्षों में आप लोग देखेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरह से दुनिया में समाप्त होगा। ये होने वाला। भारतवर्ष एक नए शौर्य के साथ, एक नई वीरता के साथ खड़ा हो। इस परिस्थिति में हम सब नागरिकों का क्या कर्तव्य? स्वदेशी की बात अभी कह रहे थे नरेंद्र जी कि केवल वस्तुओं का विषय नहीं है, ये भाव है। वस्तु तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु स्वदेशी भाव भी एक विचार है। हम कैसी भाषा बोलते हैं, हमारी भूषा क्या है, हमारा भोजन क्या है, हमारा भवन क्या है, कैसा है, हमारा भजन कैसा है, हम भ्रमण कहाँ कर रहे हैं, ये सब बातें आज युवा के साथ जुड़ी। क्या हम इतना संकल्प ले सकते हैं कि हम आज से कम अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें? बैंकों में जो हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए हुए होंगे, हम उनको स्पेसिफिक सिग्नेचर बदलेंगे। हम मातृभाषा में अपने हस्ताक्षर करेंगे। केवल एक पॉइंट भी अगर ले सकते हो तो ये हम सब लोगों को लेना चाहिए। हम इस देश में इस प्रकार का एक वातावरण बनाएं। अभी बच्चियों ने एक गीत गाया था, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये हमें प्रेरणा देगा। कबीर दास का नाम आप सब लोगों ने सुना हो। उनकी एक कविता है, कहते हैं कर गही आपल आपनो छाड़ी पराई आस, जाकी घर में है कुआं सो क्यों मरे प्यास। कहा गया अपनी शक्ति का ध्यान करो, पर निर्भरता छोड़ो, छाड़ी पराई आस, दूसरे की आशा छोड़िए। जिसके घर में कुआं है वो प्यासा क्यों मरेगा। आज भारतवर्ष के पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने भारतवर्ष को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित किया। आज उनकी संततियां, तो हमारे पूर्वज क्या सोचते होंगे? आज से पितृत्व क्षण हुआ, हमारे भीतर हमारे बारे में क्या सोचते होंगे?
कि हे पितर, आपने इस देश को जिस विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाया था, हम आपकी संततियां, हम फिर से इस देश को उसी विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाएंगे, इसका हम प्रण लेते हैं। आज के इस अवसर पर मेरा इतना ही निवेदन।